हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेशन का हमारा पहला सेशन आज स्टार्ट है, जिसमें हम पहले सेशन में हम बायोमोलिक्यूल्स जो 11th का चैप्टर है इससे डील करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो हमारे नीट प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में हम 2 या 3 सेशंस लेंगे। आज हम पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन द फर्स्ट वेरी सेशन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। नाउ देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, 2 एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। कौन सा केमिकल हम यूज कर रहे हैं? आपने पढ़ा होगा, जब हमने लिविंग टिश्यू लिया और लिविंग टिश्यू में हमने या तो लिवर का टिश्यू लेते हैं या लीफ, उसको हम ग्राइंड करते हैं। उस समय हम एक एसिड यूज करते हैं जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या आंसर आएगा बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो कौन सा एसिड हम यूज कर रहे हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following option is correctly identifies the structural formula shown in the following figure। इस फिगर में आपको ये देखना है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जब भी स्ट्रक्चर की बात होगी तो क्या देखोगे बेटा? ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है। अगर ये 6 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड का मतलब है इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब है ये कौन सा है? पायरान है, ये फ्यूरान है। तो ये पायरानोस होगा। और पायरानोस किसकी एग्जाम्पल है? ग्लूकोज फॉर्म्स पायरानोस। तो दिस इज ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज है। एंड ये जो सेकंड है दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग में हम क्या देखते हैं बेटा? कौन कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें फ्यूरान आता है? फ्यूरेनोसिस बनते हैं। तो फ्यूरेनोस कौन कौन सा बनाता है? एक है राइबोस और दूसरा है फ्रक्टोस। एक है राइबोस, दूसरा है फ्रक्टोस। अब ये राइबोस है कि फ्रक्टोस है, ये देखना है बेटा। अगर राइबोस और फ्रक्टोस को शॉर्टकट में आइडेंटिफाई करना है तो इस वाले कार्बन को देख लो और यहाँ पे देख लो। यहाँ पे OH है, इसका मतलब यहाँ पे H है। अगर यहाँ पे H है तो ये राइबोस है। और अगर ये फ्रक्टोस होता तो यहाँ पे भी CH2OH आता। तो दिस इज ए फ्रक्टोस एंड राइबोस, नो। दूसरा ग्लूकोज एंड डिऑक्सराइबोस, ये भी नहीं है। ग्लूकोज एंड राइबोस, यस, थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो दिस इज ग्लूकोज एंड राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन सा मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन सा मिलेगा? एक है एसिड सॉल्युबल, दूसरा है एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल में हमने क्या कहा है? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, कितना? 10,000 डाल्टन से ऊपर होगा ये। और यहां 1000 डाल्टन तक ही मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो क्या पूछ रहा है बेटा? एसिड इनसॉल्युबल। तो प्रोटीन्स एसिड इनसॉल्युबल, न्यूक्लिक एसिड्स एसिड इनसॉल्युबल, पॉलीसेकेराइड्स एसिड इनसॉल्युबल एंड लिपिड्स एसिड इनसॉल्युबल। फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। कौन सा है ये? शाबाश। नाउ देख लो बेटा, यहां प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, पॉलीसेकेराइड भी है एंड लिपिड्स भी है। तो कौन सा आएगा बेटा? ए, बी एंड सी, नो। बी, सी एंड डी, नो, ये भी नहीं है। ये 4 के 4 है, तो ए, बी, सी एंड डी इज आंसर। तो ये सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। Which of the following organic compounds has an acid insoluble fraction but whose molecular weight does not exceed 800 डाल्टन? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कौन सा एसिड इंसॉल्युबल में, दिखने में तो सारे एसिड इंसॉल्युबल में है, लेकिन पूछ रहा है कि डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। तो बेटा ये एक केस एक ही है, वो है लिपिड्स का। लिपिड्स के बारे में हमने कहा था ये पॉलीमर नहीं होते हैं, they do not polymerize, rather they are aggregations। ये एग्रीगेट करते हैं, they form aggregations।
ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट इंडिविजुअली बहुत कम होता है, लेकिन एग्रीगेशन की वजह से ये इनका कलेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो आंसर इज लिपिड। आंसर क्या है बेटा? लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। केमिकली एनालाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू फ्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। दे आर, कौन कौन सा हमें मिलता है जब हम लिविंग टिश्यू को एनालाइज करते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल में। एक है बेटा एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो आंसर पहला ही है, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से हम कुछ नहीं देखते हैं, हम पहला वाला ही देखते हैं, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल। नेक्स्ट देख लो बेटा, कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट फॉर्म्स 10 to 15% ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। एक टेबल दिया है एनसीईआरटी ने, जिसमें वाटर के बाद प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट में आयन्स के बारे में लिखा है। याद है वो टेबल बेटा? ये देख लो, एक टेबल दिया है एनसीईआरटी ने, ये देख लो बेटा, ये टेबल दिया है। इस टेबल से मैंने बोला था क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कौन सा है? वाटर इज 70 to 90%, प्रोटीन इज 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट इज 3%, लिपिड इज 2%, न्यूक्लिक एसिड इज 5 to 7%। तो 10 to 15% कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। वाटर इनऑर्गेनिक है सबसे ज्यादा, ये इनऑर्गेनिक है तो सबसे ज्यादा वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कौन सा है? प्रोटीन। तो दोनों को याद रखना। और मैंने बोला था PNCl याद रखना, इस ऑर्डर को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में PNCl को याद रखना। तो बेटा 10 to 15% कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो क्या आंसर आएगा? 10 to 15% पूछा है, 10 to 15% पूछा है, तो आंसर क्या है? शाबाश, आंसर इज प्रोटीन। तो आंसर क्या आएगा बेटा? प्रोटीन। 10 to 15% है प्रोटीन। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा है मोस्ट अबंडेंट? शाबाश, मोस्ट अबंडेंट। ये वाला टेबल देख लो बेटा, ये वाला टेबल कौन सा है? एनसीईआरटी ने दिया है मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा है? दिस इज, ये कौन सा है बेटा? शाबाश, ऑक्सीजन। तो मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन 65%। इसके बाद कौन सा है? मैंने बोला था इसके बाद भी याद रख लेना, ऑक्सीजन के बाद है, पहला है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, देन वी हैव, शाबाश, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद दिस इज कैल्शियम। इस ऑर्डर को याद कर लेना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन एंड देन वी हैव शाबाश कैल्शियम। लास्ट में कौन सा है बेटा? ये ऑर्डर याद रख लेना, देन वी हैव कैल्शियम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑक्सीजन। आंसर क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन आंसर आएगा। तो इट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द कंपाउंड इज फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल है, मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम, जो एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिलेंगे उनका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा? 800 to 1000 डाल्टन एनसीईआरटी लिख रहा है। 800 to 1000 डाल्टन जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे कितना होगा? 800 to 1000 डाल्टन। नेक्स्ट देख लो बेटा, व्हाट इज द कॉमन फीचर इन ऑल द कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे उनका एक कॉमन फीचर क्या होगा? उनका कॉमन फीचर क्या होगा? पहला पढ़ लो, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 80 डाल्टन। 80 डाल्टन लिखा है, 80 डाल्टन नहीं है। उसके बाद दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 80 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली, ये बोल रहा है approximately they have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton and none of the above। तो बेटा यहाँ 80 to 800 Dalton दिया है, तो इसका आंसर है they have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton। द टर्म ऐश, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को और लिविंग टिश्यू को बर्न करेंगे, व्हेन वी बर्न द लिविंग टिश्यू, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोनेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा और वहां जो बचेगा दैट इज ऐश।
तो क्या बोल रहा है बेटा, द ऐश इन टर्म्स ऑफ लिविंग टिश्यू सैंपल एनालिसिस रेफर्स टू, ऐश क्या रेफर कर रहा है, कंपाउंड इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, नो, ये तो ऑर्गेनिक हो गया। द रेजिडुअल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग द टिश्यू कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम एक्स्ट्रा, यस ये आंसर है। ये भी पढ़ लो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म एंड वाटर आफ्टर बर्निंग ऑफ टिश्यू, ये भी नहीं है। कंपाउंड विच मे बी सॉल्युबल इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये भी नहीं है। आंसर ये आएगा बेटा। ऐश क्या है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है हमारे पास लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम आफ्टर बर्निंग द लिविंग टिश्यू, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो बच रहा है दैट इज ऐश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, कौन सा है मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, शाबाश। अभी टेबल हमने देखा, क्या बोला था मैंने बेटा, PNCL सबसे ज्यादा कौन सा है ऑर्गेनिक में, प्रोटीन देन न्यूक्लिक एसिड देन कार्बोहाइड्रेट देन लिपिड, ऐसे ऑर्डर है ये। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, नो। पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, ये भी नहीं है। पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड और कीटोन, मोनोहाइड्रोक्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्स। डेफिनेशन हमने कहा था, डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉली मतलब मोर देन 1 होना चाहिए, तो सबसे कम कितने होंगे, 2 होंगे, जैसे हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड में देखते हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा, दिस पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड और कीटोन। राइबोस इज, राइबोस क्या है, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीमर, शाबाश। राइबोस इज मोनोसेकेराइड, एक पेंटोस है ये। राइबोस क्या है, पेंटोस, इसमें 5C है एंड इट इज एल्डोस, ये भी याद रखना साथ में। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर कॉमन बेटा, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस 5C एंड 6C, एल्डोसिस दोनों है। कॉमन क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स है, नहीं ओलिगो नहीं है। डाइसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स है या पॉलीसेकेराइड्स है, दीज आर कॉमन पॉलीसेकेराइड्स, these are common monosaccharides, sorry, these are common monosaccharides. Cellulose is found in, NCERT की एग्जाम्पल है, प्लांट सेल वॉल में भी है, पेपर में भी है, कॉटन पल्प में भी है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोस, इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोस, इसी को हम GFR मेजरमेंट में भी यूज करते हैं, ये भी याद रख लो साथ में। Read the following statement and select the correct option. Right hand of the polysaccharide chain is called reducing, while left hand is called non-reducing. बेटा polysaccharide chain है, polysaccharide chain है, right hand को हम बोलते हैं reducing, left hand को बोलते हैं non reducing. Starch can hold iodine molecule in its helical secondary structure, but cellulose being non-helical cannot hold iodine. करेक्ट ऑप्शन देखना है, नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ध्यान रखना इसको। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। तो बेटा राइट हैंड ऑफ द पॉलीसेकेराइड इज रिड्यूसिंग, पहला देख लो, राइट हैंड जो पॉलीसेकेराइड चेन है कैसे होगी, इसका राइट वाला जो बोल रहा है ये होगा रिड्यूसिंग, लेफ्ट वाला होगा नॉन रिड्यूसिंग। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बेटा यहां से एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, फंक्शनल कार्बन ये फ्री होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग, राइट हैंड इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन, स्टार्च बेटा हमने स्टार्च पढ़ा है, स्टार्च याद कर लो, शाबाश। सेलुलोज के बाद स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज, स्टार्च में एमाइलोसेंड एमाइलोपेक्टिन, उसमें हमने कहा था कि आयोडीन ट्रैपिंग होती है, तो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन इट्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट सेलुलोज बीइंग नॉन हेलिकल कैनॉट होल्ड आयोडीन। सेलुलोज क्या आयोडीन को होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। थर्ड क्या है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांचड, स्टार्च ब्रांचड है, ग्लाइकोजन ब्रांचड है, करेक्ट स्टेटमेंट है। Starch and glycogen are the reserve food materials of plants and animals.
स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन एनिमल्स का रिजर्व फूड है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, तो बेटा हमें क्या बोलना है, करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टार्च आयोडीन ट्रैपिंग कर रहा है, सेलुलोज नहीं कर रहा है। और इस ये ए बी सी एंड डी स्टेटमेंट जो है, चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा। राइट एंड ऑफ द पॉलीसेकेराइड चेन, इसको हम रिड्यूसिंग बोल रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, फंक्शनल कार्बन वहां से है, लेफ्ट हैंड पे नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग। ये देख लो बेटा, assertion D glucose is very good question. D glucose is dextrorotatory whereas L glucose is levorotatory. याद रखना, D glucose is dextrorotatory whereas L glucose is levorotatory. D compounds are always dextro and L compounds are always levo. तो हमें क्या बोलना है बेटा, ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है एंड इज आर द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन। तो पहला स्टेटमेंट है डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो वाइल एज एल ग्लूकोज इज लिवोरोटेटरी। तो क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, शाबाश, ये देख लो बेटा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो एल ग्लूकोज इज लिवो। सेकंड स्टेटमेंट डी कंपाउंड सार, जिनको आप डी बोलोगे ये हमेशा डेक्स्ट्रो है, जब आप कैपिटल डी बोलोगे ये हमेशा डेक्स्ट्रो है एंड एल हमेशा लिवो है। नो, ये गलत है बेटा, याद रखना, डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है जरूर, लेकिन जब हम डी फ्रक्टोज देखते हैं, डी फ्रक्टोज इज ऑलवेज डेक्स्ट्रो और एल फ्रक्टोज इज डेक्स्ट्रो, एल फ्रक्टोज भी डेक्स्ट्रो है। तो इसका मतलब ये है कि डी जो है, डी कंपाउंड इज ऑलवेज डेक्स्ट्रो, ये ऐसा नहीं हो सकता एल कंपाउंड इज ऑलवेज लिवो, नो ऐसा नहीं है। फिर ये डी एंड एल क्या है, इट इज सिंपली कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना। जो लास्ट बट वन कार्बन है, पेनल्टिमेट कार्बन जो है, उस पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर ये लास्ट है CH2OH, जो बेटा ये कार्बन है, अगर यहां से OH एंड H है तो ये D है, अगर यहां से OH इस साइड है, H इस साइड है, तो ये L है। तो दिस कैपिटल D एंड L रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द पेनल्टिमेट कार्बन, जो लास्ट बट वन कार्बन है। लेकिन जो ये डेक्स्ट्रो एंड लिवो है, ये रिलेटेड है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, और बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और हम देखते हैं वहां पे हम लिखते हैं प्लस और माइनस, या स्मॉल डी एंड कैपिटल एल ऐसे लिखते हैं। तो याद रखना बेटा, डी एंड एल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, डी एंड एल रिप्रेजेंट्स व्हाट, ओनली इट इज कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द पेनल्टिमेट कार्बन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो assertion is true and reason is false. Average composition of carbohydrate in the cells is, कार्बोहाइड्रेट कितना है, PNCl, वही फिर से आ रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कितना है इसमें, जो टेबल दिया है कितना है कार्बोहाइड्रेट, शाबाश, ये टेबल याद कर लो बेटा, मैंने बार बार बोला ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, ठीक है बेटा, एंड लास्ट में न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। तो हमारे पास है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट 10 to 15, 5 to 7, 3% एंड 2%। तो कार्बोहाइड्रेट कितना आएगा बेटा, 3%। ये टेबल है। नंबर ऑफ कार्बन इन ए रिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस रिंग में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ये रिंग है, कितने कार्बन आएंगे बेटा डीऑक्सीराइबोस रिंग में, 4 कार्बन। राइबोस में 5 अलग है, लेकिन रिंग में कितने हैं, 4 कार्बन हैं।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स, टू कार्बन एटम्स ऑफ एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। तो ये बेटा कौन सा स्टेटमेंट? टू एडजेसेंट कार्बन। जब भी हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के एग्जांपल पढ़ ली, लगभग माल्टोस याद कर लो बेटा, हमने लिखा था C1 to C4। इसी तरह हमने लैक्टोस, लैक्टोस में भी कहा था क्या? C1 to C4। तो टू कार्बन एटम्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है दैट इज एक्चुअली ओ ग्लाइकोसाइडिक, क्योंकि उनके बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन दो कार्बन के बीच में है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? फोर्थ वन, टू कार्बन एटम्स ऑफ एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? नॉट ट्रू पूछ रहा है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, करेक्ट। ऑन हीटिंग विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। बेटा ये ऐसे याद रख लो, ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड में एन हेक्सेन ही बना रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लो कि ग्लूकोज एन हेक्सेन बनाएगा HI के साथ। तो ये भी करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोस फॉर्म। क्या ग्लूकोज फ्यूरेनोस बनाएगा? नहीं, फिर क्या बनाएगा? पायरानोस। ग्लूकोज पायरानोस बनाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। क्या ग्लूकोज नहीं देगा? यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो बेटा, आपको नहीं पता ये क्या है ये क्या है, लेकिन इसमें हमें ये पता है कि ग्लूकोज एटलीस्ट फ्यूरेनोस नहीं बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम नॉकआउट से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ग्लूकोज फ्यूरेनोस बनाएगा ही नहीं, तो यही वाला इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब बाकी तीन जो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में यही चार है, तो चार में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही ढूंढना है। नॉट ट्रू बोल रहा है, तो एक ही इनकरेक्ट है, दैट इज फ्यूरेनोस। अब ये याद रख लो बेटा, ग्लूकोज HI के साथ क्या बनाएगा? एन हेक्सेन। और ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है, ये इससे हम कंफर्म करते हैं एल्डिहाइड है कि कीटोन है। इट इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन ग्लूकोज क्यों नहीं देगा? इट डज नॉट गिव, क्योंकि रिंग फॉर्म में है। जब ग्लूकोज रिंग फॉर्म में होगा, व्हेन द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन रिंग फॉर्म, तो बेटा इसका फंक्शनल कार्बन जो है दैट इज ऑक्यूपाइड, सो इट डज नॉट गिव द रिएक्शन। ये रिएक्शन देगा ही नहीं, तो इस वजह से हम इसको कंफर्म कर ही नहीं सकते हैं कि ये, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। तो ऐसे याद रखना, ये 12th के बायोमोलिक्यूल में भी आपके काम आएगा। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, ये भी लगभग 12th के बायोमोलिक्यूल से ही क्वेश्चन है, फिर भी बेटा याद रख लेना, ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ तो ये ग्लूकोसेजोन बनाता है। ये आंसर है, इसको ऐसे याद कर लो बेटा, ये ग्लूकोसेजोन बनाता है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर आप ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर ले रहे हो, 6 बेटा, ये क्या है? एल्डिहाइड, एंड दिस इज CH2OH। उसके बाद क्या है बेटा? OH, OH, OH एंड OH। नंबर ऑफ कायरल कार्बन किसमें पूछ रहा है? बीटा डी। अगर आप लीनियर फॉर्म में देखोगे बेटा 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 कायरल कार्बन है, लेकिन ये लीनियर में है। जब ये रिंग पूछेगा, ये है, दिस इज बीटा। बीटा कहां से आएगा बेटा? ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो रिंग में हमें पता है कि देयर इज एडिशनल फॉर्मेशन ऑफ कायरल कार्बन दैट इज एट C1 एनुमेरिक कार्बन। तो लीनियर में 4 है, तो +1 कितने हो गए? 5। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, किस किस के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा? बेटा ये भी ऐसे याद रख लो, अमोनिया के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। NaHSO3 ये शिफ्ट बेस है,
शिफ्स बेस है, इसके साथ भी ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा सायानोहाइड्रिन। सायानोहाइड्रिन याद रखना। तो ये वाला आंसर है, ऐसे ही याद कर लो बेटा, ये भी आपके काम आएगा क्वेश्चन, हालांकि 12th के बायोमोलिक्यूल से है। तो ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा डज नॉट पूछ रहा है, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। डज नॉट रिएक्ट पूछ रहा है, खाली HCN साइनोहाइड्रिन बना रहा है, तो इन दोनों के साथ शिफ्स बेस एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। द टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोस, टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोस, इसका मतलब है अल्फा एंड बीटा obtained from the solution of D glucose are known as alpha D glucose and beta D glucose। इनको हम मिलके क्या बोलते हैं? शाबाश, एनोमर्स बोलते हैं। याद है बेटा, दे आर नोन एज एनोमर्स। एंड C1 इनमें क्या है? एनोमरिक कार्बन। C1 क्या है? एनोमरिक कार्बन। अगर C1 एनोमरिक कार्बन है, दोनों को एनोमर्स बोल रहे हैं, तो एपिमर्स क्या है? ये भी हम आपको याद होगा। एपिमर्स ग्लूकोज में हमने C2 एपिमर एंड C4 एपिमर। C2 एपिमर कौन कौन सा है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। C4 एपिमर ग्लूकोज एंड मैनोस। एपिमर कौन से हुए? जो कंफर्मेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर होगा एट ए सिंगल कार्बन अदर देन द फंक्शनल कार्बन। अगर फंक्शनल कार्बन आएगा तो एनोमर्स, अगर अदर देन द फंक्शनल कार्बन आएगा तो एपिमर्स। एनेंशियोमर्स कौन से हैं? जो आप डी एंड एल पढ़ रहे हो, डी एंड एल, दीज आर एनेंशियोमर्स। इसका मतलब है जब पेनल्टीमेट कार्बन पे डिफर करेगा तो वो बनाएगा इनेंशियोमर्स। और इनेंशियोमर्स क्या है? इनको याद रखना बेटा, दे आर इनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनेंशियोमर्स। सो एनोमर्स, एपिमर्स एंड इनेंशियोमर्स, ये याद रखना तीनों टर्म। जो रिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, रिंग फॉर्म में जो हमें मिल रहे हैं, दे आर एनोमर्स, और उन्हीं में होगा एनोमरिक कार्बन, एडिशनल फॉर्मेशन ऑफ कायरल कार्बन। ग्लूकोज कंटेन्स इन एडिशन टू एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज में पूछ रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप के बगैर क्या क्या है? 1 हाइड्रोक्सिल सेकेंडरी एंड 4 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 1 primary hydroxyl and 4 secondary, 2 primary hydroxyl and 3 secondary, 3 primary hydroxyl and 2 secondary। देख लो बेटा, ये ग्लूकोज है, ये है एल्डिहाइड एंड दिस इज CH2OH एंड 6। नाउ देख लो बेटा, यहां एंड पे क्या होगा? CH2OH, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज OH। अब क्या पूछ रहा है? कितने प्राइमरी एंड कितने सेकेंडरी है एक्सेप्ट एल्डिहाइड? ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। बेटा ये जो लास्ट है, लास्ट कार्बन पे CH2OH है, दिस इज प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी। और ये जो 1 2 3 एंड 4 ये हो गए सेकेंडरी। तो बेटा कितने सेकेंडरी है? 4 सेकेंडरी। कहाँ पे 4 सेकेंडरी? यहाँ पे लिखा है 4 सेकेंडरी एंड 1 प्राइमरी। 1 प्राइमरी कहाँ पे लिखा है? तो 1 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऊपर वाला एल्डिहाइड, नीचे प्राइमरी, जो बीच में है दीज आर नोन एज सेकेंडरी। तो बेटा कितने सेकेंडरी है? 1 2 3 4। सो 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बी। याद रखना आंसर ये है। द लेटर डी इन डी ग्लूकोज क्या सिग्निफाई कर रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी? नो। याद रखना, अभी मैंने बोला ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। ये क्या है बेटा? ना ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ना मोड ऑफ सिंथेसिस है, ना ये डायमैग्नेटिक नेचर है। व्हाट इज दिस? दिस इज, शाबाश, दिस इज
कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कहाँ पे, कार्बन पे, जो लास्ट बट वन कार्बन है यहाँ पे। तो डी इज नॉट डेक्स्ट्रो, इट इज कॉन्फ़िगरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यस ये भी है, ऑक्सीजन भी है, सो ऑल, ये कार्बोहाइड्रेट में सारे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, सारे ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है। ऑन ऑक्सीडेशन विद एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू, बेटा ब्रोमीन वाटर दिया है, ब्रोमीन वाटर याद रखना, अब इसका आंसर ऐसे ही याद रखना, अगर हमने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड किया, ट्रीट किया, तो ये देगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड देगा, ग्लूकोनिक एसिड देगा। अगर हमने ग्लूकोज को रिएक्ट किया ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये यील्ड करेगा ग्लूकोनिक एसिड। अगर हमने इसको HNO3 के साथ ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड तो ये देगा सैकराइड, सैकराइड एसिड, ये याद रखना। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये लिया है कीटोन से। एक्चुअली कीटोन जो है, कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कीटोन, ये कॉन्सेप्ट ये है, कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। लेकिन फ्रक्टोज भी तो कीटोस ही है, तो ये कीटोस है, लेकिन फ्रक्टोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टॉलरेंस रिएजेंट को, ये खुद ही बोल रहा है। कीटोन्स नहीं करते हैं लेकिन फ्रक्टोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम पहले फ्रक्टोज को चेंज कर रहे हैं इनॉल फॉर्म में, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड, उसके बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ खाली एल्डिहाइड्स जो है रिड्यूस कर रहे हैं, इसको रिएक्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कीटोन नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रक्टोज कर रहा है। फ्रक्टोज क्यों कर रहा है, बिकॉज देयर इज इनोल फॉर्मेशन, पहले ये इनोलाइजेशन होगी, उसके बाद ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है बेटा। तो पहले इनोलाइजेशन होगी, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो इस वजह से फ्रक्टोज रिड्यूस कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट को, तो ये आंसर आएगा बेटा। माल्टोस इज मेड अप ऑफ, शाबाश, 3 डाइसेकेराइड्स है, एक है माल्टोस, दूसरा है लैक्टोस और तीसरा है सुक्रोस। तीनों का कंपोजिशन आपको याद रखना है। माल्टोस में कौन कौन सा है, डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, नो, अल्फा डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोस एंड एल ग्लूकोज, एल फ्रक्टोस एंड एल ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं है। देयर इज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, जब दो अल्फा डी ग्लूकोज मिल रहे हैं आपस में अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, C1 to C4 बॉन्ड आपको याद होगा, अल्फा 1 to 4 होगी लिंकेज, तो लिंकेज भी याद कर लो बेटा यहीं पे, अल्फा 1 to 4। लैक्टोस में कौन सी लिंकेज है, शाबाश, बीटा 1 to 4, और यहां कौन सी है, यहां है अल्फा 1 to बीटा 2, ये लिंकेज है। अल्फा डी फ्रक्टोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस एपिमर्स है, नो, एनोमर्स है, यस, एनेंशियोमर्स है, नो, एंड कन्फॉर्मर्स है, ये भी नहीं है। तो डी अल्फा डी फ्रक्टोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस, दीज आर एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या बनाता है, फ्यूरेनोस। सुक्रोस इज कंपोज्ड ऑफ, कौन कौन सा सुक्रोस में है, तीनों में से सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, 3 डाइसेकेराइड इसमें, कौन कौन इसमें मिलेगा बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। लैक्टोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, लैक्टोस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, लिंकेज यही बनती है, बीटा फॉर्म है 1 to 4।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोस इज कॉल्ड, बेटा सक्रोस को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्शन। इन्वर्ट शुगर इसको बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्योंकि बेटा ये डी से एल फॉर्म में चेंज होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ये प्लस टू माइनस जाएगा, ये अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। सो दिस इज नोन एज इन्वर्शन, दिस इज नोन एज इन्वर्शन। Which of the following statements is not true regarding lactose? बेटा प्लस दिया है, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रोलैक्टोस। लैक्टोस C12H22O11 contains 8 OH groups is not true पूछ रहा है, नॉट कौन सा है, गलत कौन सा है इसमें। ऑन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोस गिव्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ D glucose and D galactose, correct? Lactose is a beta glycoside formed by the union of molecule of D glucose and a molecule of D galactose। लंबा स्टेटमेंट है लेकिन बड़ा इजी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, करेक्ट। लैक्टोस इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटेट, बेटा लैक्टोस इज ए रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोस क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, बट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ये इसको बना रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। म्यूटा रोटेशन का मतलब है जब अल्फा फॉर्म जो है अल्फा डी लैक्टोस कन्वर्ट होगा बीटा डी लैक्टोस में, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। नॉट ओनली विद लैक्टोस बट अदर शुगर्स एज वेल। अल्फा फॉर्म चेंज इनटू बीटा, बीटा फॉर्म बैक चेंज इनटू अल्फा थ्रू लीनियर, जो इनका लीनियर होगा। जैसे हमारे पास अभी ये दिया है, तो बेटा ये अल्फा से ये एक ये जो आइसोमर्स है ये कन्वर्ट होंगे आपस में, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और जब भी हम देखेंगे कि इनमें अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म है तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो लैक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग है, ऑफ कोर्स इट इज राइट, एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन दिखाएगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है एंड ये आंसर है। स्टेटमेंट गलत है इस वजह से, लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग, maltose is reducing, lactose is reducing, sucrose is non reducing। Which of the following statement is correct about fructose? Fructose, it is dextrorotatory compound, बेटा fructose dextrorotatory है, yes correct statement है। It exists in two cyclic forms which is, हमें क्या देना है, which of the following statement is correct about fructose? fructose के बारे में, it exists in the two cyclic forms which is obtained by addition of OH C5 at C double bond O group। it exists as 6-membered ring, नहीं ये गलत है। it is named as furanose as it contains 1 oxygen and 6 carbon atoms is, इतने दिए हैं बेटा 6 नहीं है 5 है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब देख लो बेटा, इसको मैंने क्या कहा था, लैक्टोसिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो अक्सर हमें ये फ्रक्टोस हम डी फ्रक्टोस लिखते हैं तो हमें लग रहा है ये डेक्स्ट्रो है, लेकिन याद रखना बेटा ये लिवो है। तो इस वाले स्टेटमेंट को जो हमें पहले क्या लगा था, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि डी फ्रक्टोसिस लिवोरोटेटरी, ध्यान रखना ये डी फ्रक्टोसिस लिवोरोटेटरी, डी फ्रक्टोसिस लिवोरोटेटरी एंड इट एग्जिस्ट्स इन टू साइक्लिक फॉर्म्स, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। टू साइक्लिक फॉर्म्स जहां पे C5 बॉन्ड करेगा फंक्शनल कार्बन के साथ, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी फ्रक्टोस डेक्स्ट्रो नहीं है, लिवोरोटेटरी, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। A disaccharide on hydrolysis gives 2 molecules of same monosaccharide, जरूरी नहीं है हमेशा सेम होंगे, ये डिफरेंट का भी बना हुआ होगा। 1 molecule each of 2 different, जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंट होगा। 3 molecules of the same डाई है तो 3 आएगा ही नहीं। 2 molecules of same और डिफरेंट मोनोसेकेराइड, ये आंसर है। या ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो दिस इज आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत एंड ये भी गलत, ये तो है ही।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द काइटिन? बेटा काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन काइटिन, इट इज ए स्टोरेज, ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। क्या ये स्टोरेज है? स्टोर कर रहा है? नहीं, ये एक्सोस्केलेटन में मिल रहा है, तो पहला ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पहला ही आंसर है, दिस इज आंसर। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, करेक्ट। प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, करेक्ट। इट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको याद कर लो। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा बेटा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। पॉलीसेकेराइड इज मेड ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कौन कौन बना हुआ है? सुक्रोज, लेकिन पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है बेटा, सुक्रोज है ही नहीं। काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च इंसुलिन एंड पेप्टिडोग्लाइकान। तो ये और ये वाला बाहर, इनमें है ही नहीं। अब ये काइटिन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, क्या इनमें ग्लूकोज है? काइटिन में ग्लूकोज है? नहीं, ठीक है बेटा, काइटिन में ग्लूकोज नहीं है। ये NAG है, वो भी बीटा गैलेक्टोज से मिला है। तो ये वाला जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, इनको याद रख लो, ये आंसर है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल वॉल में कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज में बेटा बीटा फॉर्म है कि अल्फा फॉर्म है? बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज क्या आएगी? बीटा 1 to 4। ये ब्रांचड है अनब्रांचड है? दिस इज अनब्रांच्ड, याद है, दिस इज अनब्रांच्ड सेलुलोज। ये आयोडीन ट्रैपिंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, नो, ये आयोडीन ट्रैपिंग भी नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर बनाएगा कहीं पे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ग्लाइकोजन नो, क्योंकि ये रिजर्व फूड है एनिमल्स में। स्टार्च नो, ये प्लांट्स में रिजर्व फूड, ये प्लांट बना रहा है। इनुलिन ये फ्रक्टोज का है, ये भी नहीं है। सेलुलोज दिस इज स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमो, होमोपॉलीमर कौन कौन सा है? क्या स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर, होमोपॉलीसेकेराइड। इंसुलिन, काइटिन एंड पैक्टिन, इसमें पैक्टिन है। सेलुलोज, इंसुलिन एंड पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन, लिपिड एंड ये नहीं है, तो आंसर क्या है बेटा? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड्स है, तो होमोपॉलीमर हो गए। असर्शन है, अच्छे से देख लेना। सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, गौर से देख लो बेटा। इन सुक्रोज ग्लूकोज यूनिट हैज पायरेनोज फॉर्म एंड फ्रक्टोज यूनिट हैज फ्यूरेनोज फॉर्म। तो क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग है? नो, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। 3 डाइसेकेराइड्स में से हमने पढ़ा है कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी 2 क्या है? रिड्यूसिंग है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में जुड़ा हुआ है, तो ग्लूकोज हमेशा पायरेनोज बनाएगा और फ्रक्टोज हमेशा फ्यूरेनोज बनाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे बेटा? A is false but R is true, तो आंसर क्या आएगा? A is false but R is true, तो आंसर ये वाला आएगा। डी ग्लूकोज, फिर से बेटा वही क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर, ये देगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कौन सा है? एल्डोनिक एसिड के एग्जांपल, तो एल्डोनिक एसिड आएगा। ये बेटा फिर से वही दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर। हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसमें से एल्डोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कौन सा है? COH, COH ये गलत है बेटा। CH2OH ये भी गलत है। CN तो है ही नहीं, तो आंसर इज दिस। यहाँ पे ये है कार्बोजाइल एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ये आंसर है।
डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर, डी एंड एल ग्लूकोज आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स है, दीज आर एनेंशियोमर्स। सेलुलोज इज मेड बाय, कौन सा इसमें सेलुलोज बना रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज? दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, नन ऑफ द अबो। बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज बना, सेलुलोज बना है बीटा डी ग्लूकोज से, इसीलिए बीटा 1 to 4 लिंकेज हम पढ़ रहे हैं। द बिलो पॉलीसेकेराइड इज, ये कौन सा पॉलीसेकेराइड है? 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड है। तो बेटा ये भी, और यहाँ पे देख लो, यहाँ से नीचे से है, तो नीचे से है OH ग्रुप यहाँ पे है, OH ग्रुप यहाँ पे है, OH ग्रुप यहाँ पे है, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये है और ये है। ठीक है बेटा, सो इसका मतलब है अल्फा 1 to 4 लिंकेज है। यहाँ पे भी कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1 to 4 लिंकेज है यहाँ पे भी। तो कौन सा होगा बेटा? ये 6 मेंबर्ड है तो ग्लूकोज है, सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज अगर हम देखेंगे इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो कौन सा हो सकता है? ये एमाइलोपेक्टिन में 2 लिंकेजेस है, सेलुलोस में बीटा है, ग्लाइकोजिन एंड एमाइलोस, लेकिन ग्लाइकोजिन एंड एमाइलोपेक्टिन आपस में सेम सेम है, तो आंसर इज एमाइलोस, ये एमाइलोस है। तो दिस इज एमाइलोस। स्टार्च का एक कंपोनेंट है एमाइलोस, जिसमें खाली अल्फा 1 to 4 लिंकेज हमें मिलेगा। इन सेलुलोस डी ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइनड बाय, सेलुलोस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डी ग्लूकोज कौन सी लिंकेज होगी? अल्फा D14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1 to 4 जिसको हम पढ़ते हैं, ये लिंकेज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ एल ग्लूकोज, गलत है ये। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज है। एमाइलोस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, ऑब्वियसली ये एमाइलोस इसका कंपोनेंट है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स, नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 5 कार्बन्स, there are 5 carbons and 1 ऑक्सीजन एटम, ये है बेटा। जब फ्यूरेनोज बनेगा, जब राइबोज जो ये फ्रक्टोज जो है, जब ये फ्यूरेनोज बनाएगा तो उसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, तो रिंग में 5 कार्बन ही आएंगे, एक बाहर आएगा, तो ये वाला आंसर है, ये करेक्ट है, डी इज आंसर। एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, एमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च का कंपोनेंट है, तो स्टार्च में कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज, तो एमाइलोपेक्टिन में भी कौन सा होगा? एमाइलो अल्फा डी ग्लूकोज, ये आंसर आएगा। एमाइलोपेक्टिन बेटा, एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ, एमाइलोपेक्टिन के लिए याद रखना इसमें अल्फा 1 to 4 लिंकेज भी है एंड अल्फा 1 to 6 लिंकेजेस भी है, क्योंकि ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें दोनों लिंकेजेस आएंगे। ब्रांच्ड है ये, अगर ये ब्रांच्ड है बेटा तो ब्रांच पॉइंट्स पे कौन सी आएगी? अल्फा 1 to 6, लीनियर में आएगी अल्फा 1 to 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमाइनो एसिड, इसेंशियल एमाइनो एसिड कौन सा है? अरवा हिल, MPTT। अब देख लो बेटा, क्या अरवाहिल MPTT में मैंने कितनी बार बोला टायरोसिन नहीं है इसेंशियल, बस याद रखना टायरोसिन नहीं है इसेंशियल, प्रोलीन इसमें आता ही नहीं है, एंड M फॉर मिथियोनिन, तो ये आंसर है बेटा। ये जो 2T है थ्रियोनिन है, बार बार इसको रिपीट कर लो, थ्रियोनिन है, ये टायरोसिन नहीं है, ध्यान रखना इसको, ये थ्रियोनिन है, टायरोसिन नहीं है। जो 2T दिए हैं थ्रियोनिन है एंड सेकंड ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? मिथियोनिन। मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग भी है, वो भी याद रख लो बेटा,
मीथियोनिन में सल्फर है, साथ साथ इसके सिस्टीन और एक है जिसमें भी सल्फर है, तो मीथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग, लेकिन आउट ऑफ द टू मीथियोनिन इज इसेंशियल एंड सिस्टीन इज नॉन इसेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल? बेटा अरवाहिल एमपीटीटी के बाहर देख लो, क्या सिस्टीन आता है? यस, ये भी उसके बाहर है। क्या सीरीन आता है? ये भी उसके बाहर है। क्या टायरोसिन आता है? ये भी नॉन इसेंशियल है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज, ये सारे नॉन इसेंशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एमाइनो एसिड्स इज इनकरेक्ट? ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना, इनकरेक्ट, नॉट जहां पे दिया हो। Essential amino acids not synthesized in the body, करेक्ट स्टेटमेंट है यहां तक। therefore they have to be provided in the diet। हाँ, essential amino acid वो है जो बॉडी में नहीं बनते हैं तो हमें डाइट के साथ लेने, इसलिए वो essential है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वैलिन आर इसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ये जो है ये इसेंशियल है। अरवाहिल एमपीटीटी में ये सारे आते हैं, तो ये वाला करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है। सिस्टीन एंड मीथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग, हाँ बार बार हम बोल रहे हैं ये सिस्टीन एंड मीथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर एसिडिक, ये इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन दीज आर बेसिक एमाइनो एसिड्स। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये तीनों कौन से हैं? बेसिक एमाइनो एसिड्स है। तो एसिडिक में कौन कौन सा आता है? शाबाश। एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये दो याद रखना। बेसिक एमाइनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल एमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है? नो, सारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, करेक्ट। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑल एमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिक, अब बेटा करेक्ट पूछ रहा है, दूसरा हमें करेक्ट मिल रहा है, तो आंसर यहीं पे खत्म, ये आंसर है। ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आ रही, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, खाली ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर यहाँ आर के ग्रुप पे क्या है? एच है, यहाँ भी एच है, दिस इज CO एंड दिस इज NH2, तो बेटा यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तो ये ए कायरल हुआ, दिस इज ए कायरल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एंड सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन इज नोन एज सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, याद रखना बेटा, ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड। और कॉम्प्लेक्स वाला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड भी पूछ सकता है, इट इज ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान है। नेक्स्ट, विच इज एन एमाइनो एसिड? ग्लाइसिन, वैलिन, लाइसिन, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमाइनो एसिड? नाउ देख लो बेटा, बेसिक हमें ढूंढना है, तो जब भी हम बेसिक ढूंढेंगे, तीन आपको मैंने बोला याद रखना, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब बेसिक एमाइनो एसिड की खासियत क्या होगी बेटा? शाबाश, दैट विल बी नेगेटिवली चार्जड और पॉजिटिवली चार्जड, ये होगा नेगेटिवली चार्जड, तो ये होगा पॉजिटिवली चार्जड, पॉजिटिवली चार्जड, बेसिक एमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्जड होगा, तो हमेशा इसमें एक्स्ट्रा हमें NH ग्रुप मिलेगा, NH2 ग्रुप। अब देख लो बेटा, इसमें तो है नहीं, तो ये है नहीं बेटा, ये देख लो, ये किसी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये NH2 सीड, हाँ ये OH दिया है, तो इसमें NH2 है ही नहीं एक्स्ट्रा। ये देख लो बेटा, इसमें NH2 एक्स्ट्रा दिया है और इसमें NH2 एक्स्ट्रा दिया है। अब हमारे पास जो तीन अमाइनो एसिड्स है जो बेसिक है, उसमें लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो बेटा हमेशा याद रखना, ये जो 4 CH2 आते हैं ये लाइसिन में आते हैं, इसमें आते हैं लाइसिन में, दीज आर प्रेजेंट इन लाइसिन। तो क्या ये दो कैसे याद रहेंगे, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन? बेटा जो आर्जिनिन है एंड हिस्टिडीन है, आर्जिनिन में गोनिडीनो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, आपको लगेगा ये बड़ा ग्रुप है, गोनिडीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन आर्जिनिन,
और हिस्टिडीन में इमिडाजोल साइड चेन प्रेजेंट है, बड़ा सा चेन है। तो गोनिडीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन आर्जिनिन एंड इमिडाजोल साइड चेन इज प्रेजेंट इन हिस्टिडीन। तो ये वाला जो है दिस इज लाइसिन, ये याद रख, तो ये आंसर है। एन इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ अबाउट 6.0, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की बात कर रहा है। एमाइनो एसिड बिहेव एज अ डाइपोलर आयन, तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हुआ। ऑन डिक्रीजिंग, अगर आपने डिक्रीज किया पीएच 6.0 से आपने डिक्रीज किया और इंक्रीज किया, द पीएच वैल्यूज द एमाइनो एसिड बिकम्स, बेटा आपने यहाँ एमाइनो एसिड एक यहाँ पे है, इसको आपने ये जिविटर आयन है, तो इस पे नेट चार्ज क्या रहेगा? 0, तो ये न्यूट्रल रहेगा और इस पीएच को बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अगर आप इसको एसिडिक पीएच में डालोगे, ये एसिडिक पीएच है, इसमें ट्रांसफर करोगे, तो बेटा ये अपना ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा अपना? इट विल लूज इट्स नेगेटिव चार्ज, तो ये गेन करेगा H पॉजिटिव। तो इट एक्ट्स एज, जो गेन करेगा H पॉजिटिव, दैट एक्ट्स एज बेस बट बिकम्स द एसिड, तो यहां पूछ रहा है एमाइनो एसिड बिकम्स, ये क्या होगा? एमाइनो एसिड क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा बेटा, COOH ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये R ग्रुप होगा यहाँ पे, ये H और ये NH3 पॉजिटिव, सो +1 चार्ज होगा, इसको नेट चार्ज होगा +1। तो अगर नेट चार्ज +1 है तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज, इट विल ऑलवेज बिकम, तो ये क्या बनेगा? शाबाश, ये एसिडिक बनेगा, क्योंकि हमेशा ये लूज करने के पोजीशन में रहेगा। इट विल एक्ट, इट फर्स्ट एक्ट्स एज, पहले ये गेन करेगा H पॉजिटिव, तो एक्ट्स एज बेस, लेकिन क्या बनेगा फिर? एसिडिक। और जब आप इसको इस वाले पीएच में डालोगे, बेसिक पीएच में, यहां जब ये बेसिक पीएच में आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? NH2 CO नेगेटिव, तो बेटा ये -1, इसका न्यूट्रल चार्ज नेट चार्ज रहेगा -1, तो -1 का मतलब इसने यहां से H पॉजिटिव लूज किया बेसिक में, तो बेटा -1 का मतलब है इट विल ऑलवेज बी बेसिक, ये हमेशा बेसिक रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक। सो जब भी हम एमाइनो एसिड को शिफ्ट, जिविटर आयन को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स एसिडिक पीएच और टुवर्ड्स बेसिक पीएच, ये क्या रहेगा बेटा? एसिडिक पीएच में ये एसिडिक बनेगा और बेसिक पीएच में ये बेसिक ही बनेगा, ये याद रखना। तो आंसर इज एसिडिक एंड बेसिक रेस्पेक्टिवली। Amino acids are classified on the basis of nature of R group. If the R group in a particular amino acid alcohol, then हाँ, now देख लो बेटा, इसको सिंपल से पढ़ लो। अगर R ग्रुप जो है अल्कोहल है, तो हमने अल्कोहलिक एमाइनो एसिड्स पढ़े हैं। अल्कोहलिक एमाइनो एसिड्स कौन कौन सा है? सीरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन, ये 3 है। STT, दीज आर एल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। फिनाइल एलानिन नो, एलानिन ये भी नहीं है, सीरीन दिया है, लाइसिन भी नहीं है, तो आंसर इज सीरीन, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। बेटा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया है, तो ये अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है बेटा? ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, दिस इज टर्शरी स्ट्रक्चर। तो क्या लिखेंगे बेटा? ए कौन सा है? हाँ, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी है, अल्फा हेलिक्स इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड बी इज टर्शरी, तो आंसर इज थर्ड, ये वाला आंसर है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, नो। पॉलीपेप्टाइड्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, यस, तो आंसर इज बी, आगे देखना ही नहीं है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, माइक्रोमोलिक्यूल है, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, ये भी गलत। तो बेटा प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, A1, A2, A3, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, इसमें से पेप्टाइड चेन कौन होगा? नाउ देख लो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये किस किस के बीच में बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड C and N,
N के पास H, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा यहाँ से इसका C और यहाँ से इसका C एमाइनो एसिड का, तो ये जो बीच में बॉन्ड बन गया, ये जो बॉन्ड है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड इसमें ढूंढ लो कहाँ पे है, क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है? नहीं है ये पेप्टाइड बॉन्ड। क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है? ये भी नहीं है। यहाँ देख लो बेटा NH एमाइन C, तो ये हो गया फंक्शनल कार्ब सेंट्रल कार्बन, ये C और ये इसका फंक्शनल कार्बन, ये N एंड H, तो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर इज C, ये आंसर है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड? CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल। अब देख लो बेटा, ये बोल रहा है एक तो प्रोटीन्स में जो है, प्रोटीन्स में CN बॉन्ड है, और प्रोटीन के बगैर भी CN बॉन्ड है केमिकल्स में, कंपाउंड्स में। ये बोल रहा है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, इसकी CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्ग, प्रोटीन्स में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है देन CN। आप सिंपल याद रखना बेटा, जो प्रोटीन में CN बॉन्ड है उसकी लेंथ कम होती है देन द नॉर्मल CN बॉन्ड। जो अदर CN बॉन्ड है उनसे प्रोटीन के CN बॉन्ड की लेंथ कम होती है, ये कम होती है, लेस, ध्यान रख। तो पहला वाला स्टेटमेंट करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शोज प्लानर, हाँ CN बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड इट इज प्लानर इन नेचर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट, वो तो पहला ही है। फिर CN बॉन्ड लेंथ इन प्रो, हाँ ये दिया है बेटा स्मॉलर, ये स्मॉलर होती है, जो नॉर्मल CN बॉन्ड, जो अदर CN बॉन्ड है प्रोटीन के बाहर उनसे इसकी लेंथ बहुत कम होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये बेटा याद रखना बेटा, प्रोटीन्स में जो CN बॉन्ड है इसकी लेंथ कम होती है, इट इज ऑलवेज लेस, इट इज लेस देन यूजुअल CN बॉन्ड। जो प्रोटीन्स के बाहर CN बॉन्ड्स है उससे उनके कंपैरिजन में प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ये कम होती है। सो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो बेटा ये और ये करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये आंसर है। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ए इज फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। ट्राइपेप्टाइड रिटन एज, हाँ ग्लाइसिन है, एलानिन है, ग्लाइसिन है। तो बेटा ग्लाइसिन है तो R ग्रुप क्या होगा? H। एलानिन है तो R ग्रुप क्या होगा? CH3। फिर से ग्लाइसिन है तो R ग्रुप क्या होगा? H। तो हमें क्या देखना है? जहां पे हमें R ग्रुप मिलेगा हमारे पास 3 R ग्रुप्स आने चाहिए, एक आएगा H, दूसरा आएगा CH3, तीसरा आएगा H, और यही सीक्वेंस भी होगा H, CH3 एंड H। तो ये हमें सिंपल ढूंढना है, ज़्यादा इस पे दिमाग खराब नहीं करना है, हमें खाली ये वाला सीक्वेंस ढूंढना है। तो बेटा ये वाला सीक्वेंस, ये C है, ये CH3 है, और ये है, ये H है, ठीक है बेटा। यहाँ CH3 दिया है, यहाँ CH3 दिया है, नहीं है, ये CH3, यहाँ जहाँ कुछ नहीं दिया ये इसका मतलब है H है, इसका मतलब है H है। तो बेटा H, CH3 एंड H, तो दिस इज ट्राइपेप्टाइड, ये ट्राइपेप्टाइड है, ग्लाइसिन, एलानिन एंड, मैंने बोला था कुछ एमाइनो एसिड्स के R ग्रुप्स याद करना, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, मैंने बोला था वो याद कर लेना। तो ये ग्लाइसिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बोल रहा है हमें? मेनली डीनेचर्ड प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यही बोल रहा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेशली बिटवीन एमाइनो एसिड रेजिड्यूज दैट आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूअस portions of the polypeptide chain। तो बेटा ना ये है 3 dimensional especially between amino acid residue that are distant from each other in the polypeptide chain, ऐसा भी हम नहीं देखते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ये तो प्राइमरी में आएगा। रेगुलर फोल्डिंग, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की रेगुलर फोल्डिंग होगी, कंटिन्यूअस पोर्शंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये आपके पास चेन है, इसकी रेगुलर फोल्डिंग होगी तो ऐसे चेन बनेगी, इसकी जब फोल्डिंग होगी तो ऐसे चेन बनेगी, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। क्या, कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच स्ट्रक्चरल लेवल एनेबल्स द प्रोटीन, हाँ बेटा एंजाइम्स याद रखना,
एंजाइम्स, ये एंजाइम्स में भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी एग्जाम्पल है। मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल दिए थे। ये जो एंजाइम्स है, एनसीईआरटी लिख रहा है ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। एक इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा और एक इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, किनका? एंजाइम्स का। लेकिन ये पूछ रहा है एनेबल्स द प्रोटीन्स टू फंक्शन, हमेशा साथ में लिख रहा है कि फंक्शनल कौन सा स्ट्रक्चर है एंजाइम का? फंक्शनल है टर्शरी। फंक्शनल कौन सा है? टर्शरी स्ट्रक्चर एंजाइम का। तो बेटा कौन सा आएगा आंसर? टर्शरी। प्रेजेंट दोनों में हो सकते, एंजाइम सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल या टर्शरी में होंगे हमेशा, इसको ध्यान रखना। GLUT4 बेटा एनसीईआरटी ने दिया है वो टेबल जिसमें उसने बहुत सारे प्रोटीन्स का नाम दिया है, एंटीबॉडी भी लिखा है वहीं पे और GLUT4 भी लिखा है। GLUT4 क्या है? ये इंसुलिन ट्रांसपोर्टर है, तो एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। फाइट इन्फेक्शंस बोथ 1 and 2, नॉन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका फंक्शन है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना सेल्स में, बिकॉज इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। याद रखना GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT4। और ये प्रोटीन है, सबसे बड़ी बात ये भी याद रखना, ये प्रोटीन है। ये आपको प्रोटीन के एग्जाम्पल पे भी पूछेगा GLUT4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन? अब देख लो बेटा, क्या कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यहीं पे याद रख लो। एनसीईआरटी लिख रहा है इसको मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा है? कोलेजन। और प्लांट्स में कौन सा है? ये भी लिख दो बेटा यहीं पे, प्लांट्स में कौन सा है? शाबाश। प्लांट्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट कौन सा है? प्लांट ही क्या, पूरे बायोस्फीयर में जो दूसरा है लिविंग वर्ल्ड में, उसका आंसर दोगे। मैंने हिंट भी दे दिया, जो प्लांट्स में है वही बायोस्फीयर में भी है मोस्ट अबंडेंट। एनिमल्स में कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। ये पूछ रहा है बेटा करेक्ट एंटीबॉडी रिसेप्टर, रिसेप्टर एंड GLUT4। लेसिथिन बेटा, लेसिथिन है ही नहीं, ये फॉस्फोलिपिड है। यहां भी देख लो बेटा लेसिथिन, तो ये भी नॉकआउट, यहां भी लेसिथिन, तो ये भी नॉकआउट। तो आंसर बनेगा कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर एंड GLUT4। एनसीईआरटी ने ये एक टेबल में दिए हैं, तो इनको याद रखना, ये प्रोटीन्स है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स और बायोस्फीयर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डिनेचुरेशन? बेटा डिनेचुरेशन का मतलब क्या है? डिनेचर होना। डिनेचर क्या है? डिनेचर ऑफ प्रोटीन का लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। डिनेचर लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू सिंगल। डिनेचुरेशन अफेक्ट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। नो, डिनेचुरेशन कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना, वो तो फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। डिनेचुरेशन है पार्शियली, हम इसके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम इफेक्ट नहीं करते हैं। तो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, करेक्ट स्टेटमेंट। डिनेचुरेशन लीड्स टू कन्वर्जन, हाँ, जब हम डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को डिनेचर करेंगे तो बेटा ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होंगे इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, ये भी करेक्ट है। पीसीआर में हम इसका यूसेज भी करते हैं, पहला स्टेप भी है पीसीआर में। सो 73 का आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन्स इज, बेटा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है? क्या इसमें एस्टर लिंकेज है, क्या ईथर लिंकेज है, क्या पेप्टाइड लिंकेज है, या सारे? बेटा एमाइनो एसिड, दूसरे एमाइनो एसिड, तीसरे एमाइनो एसिड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एमाइनो एसिड जो मिलते हैं AN, इनके बीच में कौन सी लिंकेज आती है? हमेशा पेप्टाइड लिंकेज आती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड आता है इसमें, पेप्टाइड लिंकेज। नाउ देख लो बेटा, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पढ़ा हमने? ओ ग्लाइकोसाइडिक, इसको याद कर लो, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज है? अभी हमने पढ़ी पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन्स में। उसके बाद बेटा हमने देखा
फैटी एसिड जब ग्लाइसरॉल के साथ मिलता है, जो लिपिड का पार्ट है, उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर लिंकेज है। और जब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, इसमें कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये ऐसे याद कर लो, ठीक है बेटा। तो मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज। हाँ, तो बेटा दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने करीब करीब 74 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद एमाइनो एसिड और उसके बाद प्रोटीन। इसको बेटा देख लो अच्छे से, और इन क्वेश्चंस को देख के आपको और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो सकती है जो इनमें से निकलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज कमिंग सून। स्टे इन टच and thoroughly prepare for the NEET. Wish you best of luck. Thank you.